तो चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये मुझे शेयर करना प्लीज। एरोप्लेन बनाना अच्छी बात है ना जी। गुड इवनिंग, शुभ सायं टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन आवर नेक्स्ट रेगुलर क्लास इन विच वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। वैसे तो 2-3 बार करा दिया है बट फिर एक बार और करते हैं, दैट इज ग्रेविटेशन। कर लें स्टार्ट। चैप्टर नंबर कौन सा है? 11th क्लास। चैप्टर का नाम ग्रेविटेशन। एंड स्टार्ट करने से पहले लीव एवरीथिंग एक्सेप्ट ब्रीदिंग। बाकी सब आप लीव करा दो, सांस लेना पेरेंट्स ने बंद करा रखा है तो जीना ही नहीं रहा ना। प्लीज लीव एवरीथिंग एक्सेप्ट ब्रीदिंग। देखिए जरा सामने जान प्लीज। लेट अस स्टार्ट विद ग्रेविटेशन। पढ़ तो सबने लिया ही होगा, किसी ने कहीं मिस करा है, कहीं किसी ने कहीं मिस करा है, बट फिर भी एक बार डिटेल में पढ़ते हैं ग्रेविटेशन को। वन शॉट या स्टेप बाय स्टेप? वन शॉट में निपटा देते हैं आज, नहीं? देखिए जरा, लेट अस स्टार्ट विद ग्रेविटेशनल फोर्स। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वाज गिवन बाय, वैसे तो बहुत पुराने टाइम से सुनते आ रहे हैं इसके बारे में, बट ऑफिशियली नाम न्यूटन का आता है कि न्यूटन ने ग्रेविटेशन से रिलेटेड फॉर्मूला हमें बताया कि कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन क्या लिखें? मानसिदान, फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स, वी कैन से better to write attractive force between the particles due to what? Between particles due to their mass। मास की वजह से जो भी अट्रैक्टिव फोर्स सेटअप होगा पार्टिकल्स के बीच में, इट इज नेम्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। कितना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स? दैट वाज गिवन बाय न्यूटन, नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स व्हाट? समीर क्या कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? सर there are two particles of masses m1 m2 placed what distance? r meter apart. Then gravitational force between them is gravitational force between two point objects या point masses भी कह देते हैं, that is F is directly proportional to product of masses and inversely proportional to r square, में r distance between their center है, radius नहीं है। What is r? Distance between the centers of the particles। दोनों के center to center distance हमें लेके चलना है r। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या आएगा? कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर। ये आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला में। कैपिटल G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल क्यों कहा? हाँ, इसकी वैल्यू हर जगह सेम रहती है। हालांकि थोड़ा सा करेक्शन एक दो साइंटिस्ट ने बताया इसमें कि थोड़े से करेक्शन होते हैं जब स्पेस में अप्लाई करते हैं, बट हमें तो कांस्टेंट मान के चलना है। इसकी वैल्यू 6.67 जो 10 की पावर -11।
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. This is Newton's law of gravitation and value of capital G, gravitational constant. Next is gravitational forces का फॉर्मूला पता चल गया. Next, these means gravitational forces are strongest or weakest? Weakest. These are weakest forces in nature. सबसे वीक हैं, सबसे कम इनकी वैल्यू होती है. एग्जाम्पल, अर्थ कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, यू कैन अंडरस्टैंड. दक्ष प्रेजेंट. अर्थ कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, यू कैन अंडरस्टैंड. अर्थ इस स्टाइलस पे नीचे फोर्स लगा रहा है. अर्थ से ज्यादा फोर्स तो मैंने लगा दी, ऊपर खींच लिए इसे, जबकि अर्थ से नीचे खींच रही. इतने बड़े ऑब्जेक्ट, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वीक है कि उससे ज्यादा तो मैंने लगा दिया. दैट मीन्स दीज आर द वीकेस्ट फोर्सेस इन नेचर. नेक्स्ट, दीज आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस. लॉन्ग रेंज फोर्सेस मीन्स दीज एग्जिस्ट अप टू मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स. बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक भी एक्ट करते हैं. लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन? अर्थ एंड सन का जो डिस्टेंस उसे क्या बोलते हैं? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU. कितना होता है? 1.5 अप्रॉक्स. एग्जैक्ट होता है 1.4549 into 10 की पावर 11 मीटर. सो बहुत बड़ी वैल्यू है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. ठीक है, दैट मीन्स इट एग्जिस्ट अप टू लार्ज डिस्टेंसेस. सो दीज आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस. नेक्स्ट इज दीज आर मीडियम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट कैसे? इंडिपेंडेंट कैसे? मीडियम पे कर रहा है, नहीं कर रहा है? एनी एग्जांपल, एनी एक्सप्लेनेशन, एनीबॉडी हाउ? एयर में रखें, वैक्यूम में रखें तो इतना फोर्स है, दोनों को वाटर में डिप कर दिया तो फोर्स बढ़ेगा घटेगा? कम होगा? सेम रहेगा, क्योंकि वाटर में डिप कर दिया तो इनमें से कोई भी क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, किसी पे इफेक्ट पड़ा ही नहीं है. तो दीज आर मीडियम इंडिपेंडेंट फोर्सेस. वाटर के अंदर कोई और फोर्स एक्ट नहीं करेगा. वाटर के अंदर अदर फोर्सेस विल एक्ट, बट ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ही रहेगा. तो बढ़ जाएगा ना, स्लाइड हो जाएगा. अदर फोर्सेस विल एक्ट, लाइक बायोंसी लगेगी, अपथ्रस्ट है ना, लेकिन ये तो उतना ही है ना. ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही लग रहा है, नेट फोर्स चेंज हो जाएगा. एक और फोर्स लग गया तो नेट फोर्स विल चेंज, बट ग्रेविटेशन चेंज नहीं होगा, ये उतना ही लग रहा है. ठीक है जी, दैट इज दीज आर मीडियम इंडिपेंडेंट फोर्सेस. नेक्स्ट, दीज ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ. इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं. इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब होता है, क्या होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल की डिपेंडेंसी इनकी. सो दीज ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ. नेक्स्ट इज दीज ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. ये सुपरपोजिशन क्या होता है? दीज ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. मोस्टली बच्चों ने पढ़ रखा है, फिर भी ये रिप्लाई एक्सपेक्टेड है. सुपरपोजिशन मींस व्हाट? वेक्टर एडिशन. बहुत बढ़िया. वेक्टर एडिशन का ही दूसरा नाम है
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कहीं भी ये आ जाए मतलब वही है वेक्टर एडिशन। इस पे बेस्ड एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला याद हो गया, G m1m2 by r square. Question is, there are 3 particles, 1, 2, 3. तीनों का मास m each, placed on the vertices of an equilateral triangle of side A. Equilateral means All sides are all sides are equal. This is A, B and C. What is the question है? What is the F net? F net मतलब net force on B. B पे net force कितना लगेगा? Means इस पार्टिकल पे net force कितना लगेगा? B पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा कौन? A and C दोनों लगाएंगे, तो नेट कैसे निकाल लेंगे? वेक्टर एडिशन। A B को क्या करेगा? अट्रैक्ट या रिपेल? चलिए क्या कह रहे हो? फोन नहीं उठाया? अच्छा अभी वहीं अटके हुए हो? हाँ उठा लिया? अच्छा उसकी बात नहीं करूँ, बात भी मत करो सर। हाँ वेरी बैड या वर्स्ट? हाँ सर अच्छा गुड। फोन नहीं उठाए, गुड उठा लेते तो बैड हो जाता। चलिए गुड है मतलब अच्छी बात है। तो पार्टी फिर उसके लिए फोन नहीं उठाया ना? अच्छा मुझे बात का नहीं पता। चलिए देखो जरा प्लीज, ए बी को क्या करेगा? अट्रैक्ट किधर? राइट या लेफ्ट? ऑब्वियसली राइट। वाह ये उसको अट्रैक्ट कर रहा है ऐसे, ये हो रहा अट्रैक्शन, ये होता है अट्रैक्शन। हाँ सर अट्रैक्ट कर रहा है मीन्स अपनी तरफ ना, यही होता है अट्रैक्शन। अच्छा ये होता है, चलिए कम से कम इतना तो पता चला। ये ए बी को अट्रैक्ट करेगा, कितना फोर्स लगाएगा? क्या नाम दे दें? F1। F1 की वैल्यू बताना जी। G m1 m2 यानी m into m m स्क्वायर बाई a स्क्वायर। C A को क्या करेगा? ये भी तो अट्रैक्ट ही करेगा, अवे या टूवर्ड्स? ये किधर अट्रैक्ट करेगा, अवे या अपनी तरफ? अपनी तरफ। अट्रैक्शन तो उसी को बोलते हैं ना। तो C B को जो अट्रैक्ट करेगा इसको क्या नाम दे दें? F2। इसकी वैल्यू क्या होगी आर्यन? m स्क्वायर या 2m? G m1 m2 by डिस्टेंस का स्क्वायर, G m स्क्वायर by a स्क्वायर। नेट फोर्स कैसे निकाल लेंगे हंसिका मैम? क्या निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे? बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यानी वेक्टर एडिशन। वो क्या फॉर्मूला क्या होता है वेक्टर एडिशन का, बता दो जी जल्दी से। चलिए एक फॉर्मूला तो कम से कम याद हो गया 11th के सिलेबस में। क्या है? ऐसे क्यों कर रहे हो? अच्छा हो ऐसे बोलते टाइम होता है। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ध्यान दें ए को क्या लिखेंगे? F1। ए कौन है? F1 का स्क्वायर, बी कौन है? F2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी F1 F2 cos थीटा की वैल्यू तनिषा 60 डिग्री। क्योंकि दोनों के बीच में एंगल तो यही होगा और ये 60 डिग्री होगा। cos 60 की वैल्यू पता है? 1/2। देख लो अंडर रूट 3/2। मैंने ठीक लिख दिया। आंसर इज अंडर रूट 3f1। cos 60 तो 1/2 होता है। आंसर क्या आया? ऐसे देख रहे हैं सर, आंसर क्यों लिखा? पूरा सॉल्व करो ना। देखो जरा, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस
F1 स्क्वायर, सेम है फोर्स। दोनों की वैल्यू सेम है और मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो मैग्नीट्यूड पुट करना है, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है प्लस F1 स्क्वायर। सही लिखा मैंने, क्योंकि cos 60 से 2 बढ़ गया। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, है ना मैम? हाँ जी मैम, प्रेजेंट खाली क्लाउड बना रहे, कहीं और पहुंच गए। cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 बढ़ गया तो क्या बचा √3 F1 का स्क्वायर। मैंने तो ये लिखा था, यानी √3 इंटू F1 की वैल्यू gm square by a square. Got it all of you? This is the net force। ये NCERT का सोल्ड एग्जांपल है। Hope you थोड़ा अंडरस्टूड। बस कुछ है नहीं क्वेश्चन में। एंड द बिगेस्ट थिंग इज व्हाट, नेट फोर्स निकालना था, दोनों इक्वल हैं, 60 डिग्री पे है तो डायरेक्ट भी याद होना चाहिए आप लोगों को। 60 डिग्री पे इक्वल हो तो कितना, √3 टाइम्स ऑफ एनी1। 90 डिग्री पे इक्वल वेक्टर हो तो मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो √2 टाइम्स ऑफ एनी1। एंड 120 डिग्री पे इक्वल टू एनी1। ये तीनों रिजल्ट बार बार यूज होते हैं, क्वेश्चन नहीं पे आता जनरली, ये याद होने चाहिए। डू फास्ट एवरीवन, फिर कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स given by Newton। Next is what? Next पे चलते हैं। Next is what do you mean by gravity? कि gravity क्या होती है? हाँ जी, what is gravity? क्या कह रहे हो? सबसे force applied by earth। मुझे लग रहा था बोलेंगे सबसे महंगी मूवी, हॉलीवुड की सबसे महंगी मूवी। नहीं देखी ग्रेविटी? बताया था मैंने पहले भी, वॉच कर लेनी चाहिए, ग्रेविटी अच्छी मूवी है। तो ऐड नहीं कर रहा हूँ उसकी मैं, बहुत पुरानी मूवी है तो, बट कॉन्सेप्ट सारा स्पेस का है। अच्छा, ग्रेविटी होती क्या आप समझते हैं? कहीं भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो उसे ग्रेविटेशनल फोर्स ही कहते हैं। बट अर्थ, वी आर लिविंग ऑन अर्थ, सो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, दैट इज नेम्ड स्पेशली ग्रेविटी फॉर अर्थ। सो ग्रेविटी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by अर्थ on other objects। अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी, दैट इज नेम्ड ग्रेविटी। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को ही स्पेशल नाम दिया है, वो भी स्पेशली फॉर अर्थ, बिकॉज वी आर लिविंग ऑन अर्थ। तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या नाम दे दिया? ग्रेविटी। कितना होगा ग्रेविटी की वैल्यू कैसे निकालेंगे जी? देखें जरा डायग्राम से समझते हैं। लेट दिस इज अर्थ ऑफ मास कैपिटल M and radius capital R। An object is placed on its surface। एक ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m इसके सरफेस पे रखा हुआ है, तो R इस पे कितना फोर्स लगाएगी? वही G। M1 is mass of R, M2 is mass of particle, by what is distance between their centers? Equal to radius of R का स्क्वायर। दोनों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ R। सो R स्क्वायर आ गया, R इज द रेडियस ऑफ R। दिस इज नोन एज ग्रेविटी। ग्रेविटी का फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, जिसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल g से रिप्रेजेंट करेंगे। व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? इट इज द, नाम से वैसे यदि इसको हम समझे, इसका मीनिंग समझे तो अपने आप में वो आंसर है। अर्थ
की ग्रेविटी इस पे लग रही है, उसकी वजह से जैसे मैं इसको रिलीज करूंगा तो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से कितनी एक्सेलरेशन के साथ ये मूव करेगा, फ्री फॉल करेगा। यानी कोई भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी है जिसपे सिर्फ अर्थ का फोर्स लग रहा है, अर्थ की ग्रेविटी लग रही है, कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देगी। यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी ये है क्या? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड in a freely falling body on earth। अर्थ पे कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है तो उसमें ड्यू टू ग्रेविटी जितनी भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी दैट इज नेम्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय मास। एम आई राइट? फोर्स कितना लग रहा है? G कैपिटल M स्मॉल m बाय r स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल m। कुछ कट रहा है? कितना आ गया? Gm बाय r स्क्वायर। G क्या है? G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दिस इज व्हाट इज m? Mass of particle या mass of earth? Mass of earth is 6 into 10 की power 24 kg divided by radius of earth कितना होता है? 64 approx 6400 किलोमीटर। और मीटर में कन्वर्ट करूं into 1000 और इसका क्या आएगा? स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस सिस्टम में 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एफपीएस सिस्टम में 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। जनरली हम ये वाली वैल्यू यूज करते हैं, बट मैं क्लियर कर दूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g का वैल्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला Gm बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे ज्यादा बार यूज होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर में, याद रखें अच्छे से। Gm बाई आर स्क्वायर। बट ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ मास एंड रेडियस। यदि क्वेश्चन में कई बार डेंसिटी वर्ड यूज कर लेते हैं तो व्हाट इज द मास ऑफ अर्थ? मास की जगह क्या लिख दें? G बाई आर स्क्वायर इंटू मास क्या होता है? डेंसिटी की टर्म्स में डेंसिटी इंटू वॉल्यूम या अपॉन वॉल्यूम? मास इक्वल टू डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम। यस, बिकॉज डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, है ना? तो मास क्या होगा? डेंसिटी को किससे? रो से रिप्रेजेंट कर दें। डेंसिटी को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। इस सिंबल को क्या बोलेंगे? रो, RH। रोने वाला रो नहीं सर, ऐसे क्यों देख रहे हो समय? रो सिंबल का नाम, ठीक है, RH। तो मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितना होगा अर्थ का? 4/3 पाई आर क्यूब। कुछ कट रहा है? आर स्क्वायर से 2 पावर कट जाएंगी, कितना आ गया? ठीक लिखा है? 0 पाई आर बाई 3। जी रो 4 पाई आर बाई 3। अच्छा, प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो गई क्या? बट है तो वही। जी रो इंटू 4 पाई आर बाई 3 इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। इस पे भी कई बार क्वेश्चन डाल देते हैं। एंड इन टर्म्स ऑफ मास एंड रेडियस ये फॉर्मूला है। मास की टर्म्स में Gm बाई आर स्क्वायर, डेंसिटी की टर्म्स में G रो 4 पाई आर बाई 3। गॉट इट? वैसे तो सिंपल है, मास की वैल्यू पुट करो आगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम।
इस पे न्यूमेरिकल करते हैं। एक देखो जरा मॉड्यूल में से डिस्कस करूंगा न्यूमेरिकल। इस पे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में आया है, तो यहां से क्वेश्चन आया तो ऐसा ही आएगा। बस कैसा आएगा देखो जरा। क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहां से क्वेश्चन क्या आता है, मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 9। अब सुन लें, बुक में ध्यान नहीं प्लीज, सामने ध्यान। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? 9। क्या क्वेश्चन है देखो जरा। अ बॉडी वेज, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अ बॉडी वेज 90 kg on earth. How much will it weigh on the surface of Mars whose mass is 1/9 and radius half that of Earth? Means कोई बॉडी है, उस बॉडी का weight of a body on Earth surface कितना गिवन है? 90 kg। 90 kg या 90 kg weight. What is the weight on the surface of Mars? Weight of the body on Mars surface हमें बताना है। गिवन है mass of Mars, M2 मान लें, is 1/9 times the mass of Earth. And radius of Mars is half the radius of Earth. R2 is mass 1/9 है and radius half that of Earth है। तो उस सरफेस पे, प्लेनेट पे, मार्स पे उसी बॉडी का वेट जो अर्थ पे 90 kg है, वहां कितना रीड करेगा। करें सॉल्व। वेट का मतलब क्या होता है, इस पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे वेट का मतलब बताना G इक्वल्स टू, ध्यान दे प्लीज, इसको क्या लिख दिया है, क्या लिख देना है अब? GM/R² को क्या लिख दें? स्मॉल g। तो ये बन गया m इंटू स्मॉल g। और mg हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है, वर्क पावर एनर्जी में भी यूज करा है, यहाँ भी यूज करा है, हर जगह यूज होता है। तो किसी भी बॉडी का जो वेट होता है mg, वो कैसे आया, उसको mg क्यों लिखते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन ये है। वेट ऑफ अ बॉडी मींस अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स मींस ग्रेविटी। होप यू अंडरस्टूड। तो वेट का फॉर्मूला क्या बन गया? g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ पार्टिकल बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर या mg। g का फॉर्मूला याद रहेगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। जी 90 kg वेट है, यानी 90 इंटू जी, यानी 90 इंटू जी का फॉर्मूला GM/R²। एम आई राइट? इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब हम बात करते हैं ऑन मार्स, वेट ऑन मार्स। क्या फॉर्मूला लगेगा? M इंटू जी डैश। मार्स पे चले गए तो ये तो वही रहेगा ना, ऑब्जेक्ट तो वही है, ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ, तो रीडिंग चेंज कैसे हो रही है, किसकी वजह से चेंज हो रही है? जी की वजह से। तो m इंटू जी डैश का फॉर्मूला क्या लिख दें? अभी याद करा था हमने, कैपिटल G कैपिटल M बाय R² में मास किसका आएगा? मार्स। रेडियस भी मास। तो यहाँ क्या आ जाएगा? m डैश r डैश या m2 r2, जो मर्जी लिखे। तो हमें ध्यान रखना है सिंबल जो हम रखना चाहें। अब क्या करें? स्मॉल m, हाँ पहले ऐसे तो कर सकते हैं ना कि स्मॉल g की वैल्यू निकाल ली, हाँ लेंदी हो जाएगा उससे। हाँ स्मॉल जी की वैल्यू निकाली वहां पे और फिर यहाँ निकाली, फिर कंपेयर कर देंगे, बट हाँ लेंदी हो जाएगा। देखना जरा, ये एज इट इज है। m2 कितना है? 1/9। m2 इज मास ऑफ अर्थ बाय 9, यानी m/9 देगा अपॉन r2 की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 4 2 का स्क्वायर, r²/4 ऊपर ले जाओ। इज दैट क्लियर? ध्यान से देखें तो 4/9 इंटू क्या बचा?
जी GMM 4/9 को छोड़ दे तो भाई GMM/r² वही आ गया। 4/9 इंटू 90G, इसको लिख दिया मैंने 90G। लिख सकते हैं ऐसा? कुछ कट रहा है? यस, 90 से 9 से 10 पे कटेगा, कितना आ गया? 40 जी 40G, या फिर लिख सकते हैं 40 kg वेट। यानी अर्थ पे जिस ऑब्जेक्ट की वेट की रीडिंग आ रही है 90 kg, वही मार्स पे जहां मास और रेडियस ही है वहां पे 40, वही ऑब्जेक्ट 40 kg रीड करेगा। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बट छोटी सी मिस्टेक और गलत आंसर। फॉर्मूला डिफिकल्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, बट फिर भी मिस्टेक कर देते हैं, तो ध्यान से प्रैक्टिस करनी है। ये हो गया ना, डू फास्ट। फिर एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। देखो जरा, वैसे तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, हो जाना चाहिए था, है ना? क्या है क्वेश्चन नंबर 10? Radii of the planets are r1 and r2 and densities are ρ1 and ρ2. What is the ratio of acceleration due to gravity? Acceleration due to gravity का फॉर्मूला क्या लगा दें समीर जी? तो जी कहाँ गया? मैंने बोला ना समीर जी। जी तो एक जो है जनरल टर्म है, जो हर जगह हमें यूज करनी होती है ना? सृष्टि जी, जी तो लगाना ही होता है। हाँ जी सर। 0 ओके ओके, मेक इट करेक्ट। जी रो 4 पाई r/3। सुन रहे हो कुछ बच्चे? तो फर्स्ट प्लेनेट के लिए G1, यहां आ गया ρ1, यहां आ गया r1, और सेकंड प्लेनेट G2 इक्वल्स टू G ρ2 4 पाई r2/3। रेशियो बतानी है तो क्या कर दे जी? 1/2। सिंपल क्वेश्चन है, चांस तो कम है आने के, बट आ सकता है। क्या आएगा डिवाइड करेंगे तो? कुछ काट रहे हैं? G 4 पाई/3 गेट कैंसल्ड। आंसर क्या बचा जयदीप? ρ1 r1/ρ2। ये ρ1 ρ2 क्या है? डेंसिटीज ऑफ द टू प्लैनेट्स 1 and 2। ये क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद मैंने कौन सा क्वेश्चन कहा था? 3। देखो जरा एवरीवन, थर्ड क्वेश्चन क्या है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सुन ले, अच्छा क्वेश्चन है, सुन ले प्लीज। सिंपल सा क्वेश्चन है। एट सम पॉइंट बिटवीन अर्थ एंड मून, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ स्पेसशिप ड्यू टू अर्थ एंड मून टुगेदर इज 0। देखिए जरा, ये है अर्थ ऑफ मास m1 मान ले, दिस इज, लेट मी टेक मून ऑफ मास m2 मान लेते हैं। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है ये गिवन है क्वेश्चन में। इसको बोलते हैं, वैसे बोलते क्या है इसको? लूनर ऑर्बिट। यू नो लूनर ऑर्बिट? लूनर ऑर्बिट नहीं पता? लूनर ऑर्बिट यानी द ऑर्बिट और द पाथ इन विच मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ। तो जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा मून अर्थ के चारों तरफ, तो उनका जो गैप होगा वही तो रेडियस होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून को लूनर ऑर्बिट का रेडियस भी कह देते हैं। लूनर ऑर्बिट रेडियस, ये जनरल वर्ड्स है जो जीके का पार्ट है, जनरल नॉलेज का पार्ट, हमें पता होना चाहिए। लूनर ऑर्बिट मींस व्हाट, लूनर मंथ क्या होता है, लूनर ऑर्बिट क्या होता है, ये पता होने चाहिए हमें, ठीक है जी। अब यहां से एक स्पेस शिप को यहां से प्रोजेक्ट कर दिया, किसी ना किसी पॉइंट पे जाके इस पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा। कहां 0 होगा? वो डिस्टेंस x मान लेते हैं, डिस्टेंस हमें बताना है। अर्थ से कितना डिस्टेंस है? x। तो मून से कितना हो जाएगा? r -
x हो जाएगा। अच्छा, नेट फोर्स 0 हुआ क्यों? क्योंकि अर्थ इसे अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ और मून अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। दैट इज, जैसे जैसे अर्थ से दूर जाएगा अर्थ का फोर्स कम होगा, मून का फोर्स बढ़ता जाएगा। किसी ना किसी पॉइंट पे नेट फोर्स बिकम्स 0। इस पॉइंट को बोलते हैं नल पॉइंट। दिस पॉइंट इज नोन एज नल पॉइंट, यानी यहाँ पे नेट फोर्स 0 है। जनरली डेली लाइफ में किसी को यहाँ से हमें प्रोजेक्ट करना है तो ये पॉइंट पहले स्टडी करना पड़ता है कितना दूर है। मून पे जैसे हमने काफी सारे रोबोट भेजे हैं, कई प्रोजेक्ट रहे हैं, यू नो मॉम नाम सुना होगा, 2-3 साल पहले भेजा गया था मार्स ऑर्बिटर मिशन। उसके बाद अभी लास्ट ईयर भेजा गया था। तो ये पहले स्टडी करा जाता है कि कितना दूर है वो पॉइंट। यदि यहाँ से इंजन चला है, यदि इससे पहले रुक गया तो वापस अर्थ पे आके गिर जाएगा। इसको थोड़ा सा भी क्रॉस कर गया और इंजन बंद कर दिए उसके, तब भी वो वापस नहीं आएगा, वो मून पे जाके ही गिरेगा। क्योंकि इससे आगे निकलते ही मून का फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट को क्या बोलते हैं? नल पॉइंट। नल पॉइंट पे नेट फोर्स 0 कब होगा? जब फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ एंड मून इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, तो मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल। अब नहीं मैम, अर्थ कितना फोर्स लगाएगी इस पे? G, मास ऑफ अर्थ m1, मास ऑफ रॉकेट स्मॉल m by x स्क्वायर। x आएगा ना, कितना दूर है, इक्वल्स टू आगे क्या आएगा मानसी मैम? मून कितना लगाएगा? G, मास ऑफ मून इनटू मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ रॉकेट, अर्थ का नहीं आएगा, अपॉन r माइनस x का होल स्क्वायर। जी mg कट गया, x निकालना है। x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ अक्सर एक मिस्टेक करते हैं, हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, बिगेस्ट मिस्टेक। इससे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। इस तरह की सिचुएशन कभी भी आए तो स्क्वायर रूट करना है, एक्सपेंड नहीं करना। टेकिंग स्क्वायर रूट एंड क्रॉस मल्टीप्लाइंग, टेकिंग स्क्वायर रूट एंड क्रॉस मल्टीप्लाइंग, इसका रूट होगा r माइनस एक्स, स्क्वायर कट जाएगा और यहां ले आऊंगा, अपॉन में x इक्वल्स टू क्या लिख दें जी? m2 पहले से है, m1 नीचे आ जाएगा। मेक इट करेक्ट आर, इट इज करेक्ट? हाँ सर, क्या आएगा? अंडर रूट आएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये रूट में आ गए, ये रूट में आ गए, यहां से रूट से स्क्वायर कट गया था, ये आ गया हमारे पास। तो r माइनस एक्स बाई एक्स होगा, r बाई एक्स माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट m2 बाई m1 की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। तो r बाई एक्स क्या हो जाएगा? 1 प्लस अंडर रूट m2 बाई m1, m1 m2 दोनों की वैल्यू गिवन है। सॉल्व करके कैलकुलेट करेंगे, यू गॉट द आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। डू एवरीवन फास्ट टिल दैट लेट मी मार्क HW। डू फास्ट एवरीवन। आज का HW इज 1 से लेके कहां तक? 12 तक। 1 to 12 numericals is your HW from the module। एंड अब सारे न्यूमेरिकल करेंगे, मार्क्ड न्यूमेरिकल सिर्फ एग्जाम्स के लिए थे। लेट अस पैक अप द क्लास। थैंक यू, बाय, टेक केयर।